आज हमारे बीच उपस्थित हैं कटोरिया के पूर्व विधायक श्री सोनेलाल हेम्ब्रम जी के विधायक प्रतिनिधि संजीव चौधरी उर्फ पप्पू बिहारी। आज इनसे हम लोग जानेंगे वर्तमान राजनीति विषयों पर। पप्पू जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। हम आपका वेलकम करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, प्रश्न बनाए हुए हैं, इसके बारे में आपको बतलाना है। तो हमारे तरफ से एक क्वेश्चन है, आपका बचपन और शिक्षा कहाँ हुई? देखिए, हमारा बचपन तो ऐसे ननिहाल में हुआ, जी। जो बेलहर विधानसभा के लौड़िया पंचायत ग्राम लौड़िया में 1973 में हुआ। और मेरा परवरिश नानी के छत्र छाया में हुआ। जी। और मेरा लगभग जो है 7 क्लास तक का जो शिक्षा है वो बेलहर हाई स्कूल से ही हुआ। और इसे संयोग करिए कि मेरा मैट्रिक का जो आपका जो बोलते हैं कि सेंटर पड़ा था। वैसे तो मैट्रिक हम यहाँ कटोरिया हाई स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, लेकिन सेंटर उसका बेलहर हाई स्कूल ही पड़ा। अच्छा, जहाँ मतलब आपका हाँ, परवरिश हुआ और वहीं पर हमारा सेंटर भी हुआ। अच्छा अच्छा। तो शुरुआती शिक्षा तो मेरा ननिहाल में हुआ। और बीए किए टीबीएस कॉलेज बांका से। उसके बाद एक बार इच्छा हुआ कि नहीं, डबल ऑनर्स भी करना है, तो हिस्ट्री ऑनर्स किए शंभूगंज से। और पॉलिटिकल ऑनर्स पीवीएस कॉलेज से किए। और डबल यूनिवर्सिटी से किए, रांची यूनिवर्सिटी से किए, और भागलपुर यूनिवर्सिटी से किए। मेरा शिक्षा दीक्षा वही ग्रेजुएशन तक हुआ है। अच्छा, एक चीज हमको सुनने में आया था किसी के गांव के व्यक्ति के माध्यम से आपके बारे में कि शायद आपका मतलब कि कहीं पर जॉब लग रहा था, नौकरी लग रहा था। हाँ, जो कि कुछ पैसे के अभाव में शायद तो आप नहीं कर पाए पूरा। क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? देखिए, मेरा परवरिश काफी संघर्षपूर्ण रहा। और गरीबी का जो लास्ट पराकाष्ठा होता है, गरीबी की लास्ट पराकाष्ठा हम उसे कहते हैं, जब सुबह खाओ तो शाम का ठिकाना नहीं रहे, उसे हम गरीबी का एक लास्ट पराकाष्ठा कहते हैं। अच्छा। उस दौर में बीएसएफ का डायरेक्ट बहाली जसीटी मैदान में हो रहा था। अच्छा, कुछ एग्जाम भी होता था? हाँ, नहीं, उस समय था क्या कि डायरेक्ट पहले सिलेक्शन होगा। अच्छा। भारत सरकार से कुछ ऐसा स्कीम था कि तुरंत, जैसे अभी अग्निवीर वाला योजना निकला था, अभी भी कुछ वैसा है? हाँ, तो उसमें था कि डायरेक्ट जिसका फिजिकली हो जाएगा तो उसका डायरेक्ट किया जाएगा। तो उसमें था ये कि कम से कम इंटर चाहिए। तो इंटर तो हम 90 में कर लिए थे। तो 92 में था, 17 सितंबर 1992 की बात है। तो हमारे यहाँ से कम दर्जनों विद्यार्थी गए थे। और आपको आश्चर्य होगा कि उसमें हमारे एक क्लास फ्रेंड थे विनोद भारती, उसका सिलेक्शन हुआ। और मेरे में क्या हो कि 5 प्रकार का जो था उसका कोर्स लिमिट था, उसमें से 4 प्रकार का तो हम क्लियर कर गए, लेकिन 1 इंच हाइट में कम था। इसके लिए एक थे सज्जन टाइप के, वो बोले कि देखो ये तो मामूली सा है, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कुछ खर्चा उर्चा लगेगा। तो 1992 में भी खर्चा का दौर चल रहा था। और देखिए, जुगाड़ तो आज भी चल रहा है, पहले भी चल रहा है, मतलब आज एडवांस लेवल का। लेकिन उस समय इतना कम राशि था, लेकिन उसके बावजूद भी। क्या राशि क्या था? देखिए, राशि उस समय के जमाने में राशि वो 3000 रुपया था। और अभी के जमाने में वो 3000 क्या था? अभी के जमाने में तो समझिए कि 3 लाख भी बहुत कम है। तब तो उस समय की बात तो तो बहुत उस समय 3000 रुपया जो राशि बताया कि आप इसको 6 घंटे के अंदर में कर लो, जमा कर लो, वो मिठाई उठाई के तौर पे। ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो पैसा भी मेरे पास नहीं हो पाया। और हमको याद है, उसके बाद हम अपने लाइफ में एक संकल्प लिए
कि अब हमको गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना, नहीं जाना है। हमको सीधा जाना है एकदम हाँ, कि माथा पे टोकरी उठाओ, हाँ, नौकरी का कोई टेंशन नहीं है। हाँ, और ये बात बोलते हुए हमको थोड़ा सा हाँ, ये भी लग रहा है कि उस समय भी हम थोड़ा सा थे कि नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करना है। अच्छा, अपने पिताजी को आके बोले कि नहीं, हम सीधा बॉम्बे जाएंगे और बॉम्बे में जा करके कोई जॉब करेंगे, और अब हमको संघर्ष ज्यादा करना नहीं है। जब 3,000 रुपया मेरे पास नहीं हो पाया तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं। अच्छा। फिर हम बॉम्बे गए, उसके बाद फिर वहाँ भी संघर्ष आपने हाँ, वहाँ संघर्ष किए और संघर्ष के साथी भी मिले, और जो अभाव था लगभग बॉम्बे जाकर के हम वो अभाव को समाप्त किया। राजनीति रुचि आपको कैसे पैदा हुई? देखिए 2006 में हम मुंबई छोड़े। मेरे पिताजी का कहना था कि देखो, तुम बहुत लंबे सफर में रहते हो, ऐसे में अगर हम लोग को कुछ हो जाता है तो तुमको आने में ही 2 से 3 दिन लग जाएगा। अच्छा, तो ऐसे में तुम घर ही पकड़ो। तो हम घर जब पकड़े तो 2008 में रिटायर्ड कमिश्नर श्री सोनेलाल हेम्ब्रम जी के संपर्क में आए, अच्छा, और उनकी एक आकांक्षा थी कि अगर हम विधायक बने, आप लोग विधायक विधायक बनने से आप उनसे जुड़े हुए हैं? हाँ, विधायक बनने के पहले से पहले से जुड़े हुए हाँ, हैं। उनका तो विधायक 2010 का रहा था अच्छा, कार्यकाल। और जुड़े आप उनसे? हम 2008 से जुड़े हुए। अच्छा, तो किसी सज्जन के माध्यम से उनसे मिले, और जब उनसे मिले तो मेरे जो सोच का जो एक स्कोप होता है वो खुला, और कमिश्नर साहब के पास हम बहुत कुछ सीखे। उन्होंने कहा कि आप संघर्ष कीजिए और हमको विधायक बनाइए, और विधायक बनाइएगा तो निश्चित तौर पर आपका जो इच्छा है उसको पूरा किया जाएगा, और लगभग वो पूरा किए भी, और आज तक हम उनसे जुड़े हुए हैं। कई बार हमने भी देखा है कि जो पूर्व विधायक सोनेलाल जो है में कई बार आपके घर में आते हैं और काफी मेल मिलाप आप लोगों के बीच है, प्यार मोहब्बत। देखिए 2007 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, और एज ए गार्जियन के रूप में हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहे, और सुख दुख में साथ रहे। और 2010 में जब वो विधायक बने तो उनका पीए बनने का हमको मौका मिला। उस समय बकायदा हमको सैलरी भी मिलता था, और उनके सानिध्य में रह करके हम 2 बार विधानसभा भी गए, वहाँ का कार्यकाल देखे कि सीएम और प्लस जितने भी विधायक होते हैं अपने क्षेत्र की आवाज को किस प्रकार से रखते हैं, दर्शक दीर्घा में बैठ के देखे भी। और उनके रीजन में हम डीएम साहब से भी मिले, एसपी साहब से भी मिले, और कलेक्ट्रेट आना जाना लगा रहता था। तो प्रशासनिक क्षेत्र का जो अनुभव है तो वो सब हमको उनके सानिध्य में सीखने को मिला, और राजनीति का एबीसी का अगर ज्ञान हुआ तो उन्हीं के संपर्क में। आपके अनुसार जनता प्रतिनिधि से सबसे ज्यादा क्या अपेक्षा है? देखिए जनता की जो मूल समस्या है वो अनेकों है, लेकिन जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट समस्या है वो ज्यादा नहीं, गिने चुने 4 से 5 समस्या है हमारे अनुसार। हम जनता के बीच में गए भी हैं और जनता की समस्याओं को समझे भी है। मूल समस्या है कि अगर किसी को इंसाफ चाहिए होता है तो सबसे पहले वो क्षेत्रीय थाना में जाता है, और क्षेत्रीय थाना में आम जनता का आज भी भय है कि हम जाएंगे तो हमको सामने से हो सकता है गाली सुनना पड़े, या फिर हो सकता है हमको अटैक करे, या हो सकता है हमको गलत फंसा दिया जाए। ये जो भय है आज भी है, आज भी है। तो पुलिस का, प्रशासन का जनता के बीच जो तालमेल होता है, इसको फ्रेंडली कर, वो आज भी कायम वो नहीं हो पाया। तो सबसे पहले ये जो भय है, भय का वातावरण समाप्त होना चाहिए। दूसरी समस्या, जनता को शिक्षा दुरुस्त कर दीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो है उसको बेहतर कर दीजिए, और जो आपका ब्लॉक स्तर का जो है आपके बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, या ब्लॉक के जो भी पदाधिकारी गण हैं, वो आम जनता की समस्या को समझे
और त्वरित जो है उस पर समाधान हो, क्योंकि हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति है ब्लॉक का, इसका सीमांकन कहीं न कहीं 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर के क्षेत्र में लगता है। अब वो ग्रामीण जन अगर ब्लॉक आएंगे काम को लेकर के, और अगर यहाँ का पदाधिकारी ये कहते हैं कि आज नहीं होगा कल होगा, तो देखिए दिन भर का एक तो उसका दिहाड़ी मजदूरी जाता है, दूसरी बात आने जाने का जो व्यय होता है वो भी उसका खर्च होता है, और धीरे धीरे उसका विश्वास जो है उस संस्था से उठता है, और बिचौलियों के पास जाकर के वो घूस के माध्यम से चाहता है कि भाई काम हो। जनता नहीं चाहती है कि हम घूस दें, लेकिन शासन प्रशासन का जो व्यवस्था है इसके तहत जनता त्रस्त है कि बिना घूस दिए लिए होगा नहीं। इसलिए ये सब समस्या जो 2-3 है, ये अगर हो जाए तो एक तो जनता का ही लाभ होगा। क्या बिल्कुल बिल्कुल। आपने दिया या नहीं दिया? देखिए हाल फिलहाल में एक काम था जो कि 2014 का मामला था, और हम थक गए, तो हमको शॉर्टकट हमको भी अपनाना पड़ा। लेकिन उस दिन हमको लगा कि जब हम जैसा आदमी मजबूर हो जाता है घूस देने पे, तो आम जनता तो बेचारा क्या करना। तो आप दिए? बिल्कुल, और बिना घूस दिए काम होता नहीं है। आप जानते हैं कि घूस लेना और देना दोनों अपराध है। नहीं देखिए, घूस लेना और देना अपराध उनके लिए है जो लेता है। देने वाला तो बेचारा एक निर्दोष प्राणी होता है, वो एक असहाय होता है। जैसे आप अगर किसी को मजबूर कीजिएगा कि तुम अगर ये नहीं दोगे तो तुम्हारा ये नुकसान कर देंगे, तो वो नुकसान से बचने के लिए आपको तो देगा ही। सही बात है। लेकिन लेने वाला जो सक्षम है, जिसको सरकारी वेतन मिलता है और बकायदा उसको एक सम्मानित वेतन मिलता है, लेकिन वो आदमी अगर एक गरीब क्लास के लोगों से भीख मांगता है कि तुमको 500 देना पड़ेगा, तो शर्म तो उसको आना चाहिए। जनता को देने में क्या शर्म? वो दान देने वाला है और भीख मांगने वाला ये है, तो किसको शर्माना चाहिए? आपके अनुसार तो भिखारी को शर्माना चाहिए। तो आज के तारीख में बड़े बड़े पदाधिकारी लोग भी घूस के रूप में भिखारी है। हम उनको भिखारी नहीं कहते, क्या कहें बताइए? सरकार उन लोगों को भिखारी के रूप में बैठाया गया है तसलने के लिए पैसा, कि तुम पैसा तसल के दो। एक तरफ से तो यही हुआ, कहीं ना कहीं सरकार को भी पैसा हो जाती होगी। तो देखिए, मन की पीड़ा को अगर आप एक लाइन में समझना चाहिए तो वो एक बेबाक हो जाएगा, क्योंकि हम एक बेबाक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। और मेरे में एक बात है कि जो गलत है वो गलत है। अच्छा। और जो सही है वो सही है। समाज में हम जनता के बीच में भी देखते हैं कि क्या गलत हो रहा है, सरकार प्रशासन पदाधिकारी के बीच में भी देखते हैं कि गलत क्या हो रहा है। तो आपका जो ये कहना है कि कोई भी आदमी अगर कुछ गलत कर रहा है तो सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तो हम आपसे पूछते हैं, एक सांसद का वेतन कितना है? ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, एक सांसद का वेतन कितना है? 70,000 80,000। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। 1 लाख से भी ज्यादा, 2 लाख 2 लाख के लगभग में जाता है। उसके बाद उनको एक ट्रेवलिंग भत्ता मिलता है, उसके बाद उनको एक सुरक्षा कर्मी मिलता है, उनके लिए कोई टैक्स वगैरह नहीं है, उनके लिए हवाई यात्रा सुलभ है, उनके लिए संसदीय क्षेत्र में जो कैंटीन है वो एकदम सस्ता भोजन है। लेकिन उनको एक जनप्रतिनिधि कहा जाता है, यानी जनता के द्वारा चुना गया एक जनप्रतिनिधि। तो जनता का जो सेवक होगा तो फिर उसमें सेवा का भावना ये वेतन से कहाँ से आता है? नहीं, हमारा एक से और में मानना है, मान के चलिए कि अगर जब हम लोग वोट देकर अगर जब उसको चुने, हाँ, वो ऐसा अगर जब बन सकता है कर सकता है, इतना सारा सुविधा उनको अगर जब मिल सकता है, तो जो उनको चुना तो उनको क्यों नहीं मिल सकता वो सारा सुविधा? वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र किससे
जनता जनार्दन है, तो जनार्दन का मतलब क्या होता है? हम लोग नहीं, जनार्दन का मतलब होता है वो भगवान। यानी कि समझिए कि जनता भगवान है। भगवान है तभी तो वो एक सांसद को बनाता है, एक मुख्यमंत्री को बनाता है। अगर आप विधायक बनाते हैं बहुतायत मात्रा में, अगर आपकी बहुमत का पार्टी है, तो सरकार आपका है। और जब सरकार आपका है तो जनता कहाँ है? जनता भगवान बना सकते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर जो चढ़ावा जो चढ़ता है उसका उसमें कोई भागीदारी कुछ नहीं। जनता कल भी त्रस्त थी, आज भी त्रस्त है और आगे भी त्रस्त रहेगी। और इसका मूल कारण कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है। जनता ही दोषी है। अब इसका देखिए जनता दोषी क्यों है? मतदान, मत यानी अपना मन, दान यानी हम दान देंगे। लेकिन देखिए लोग भी, एक वोट के बदले में अगर जनता 1,000 रुपया अपना तय करती है, तो क्या बेच रही है? जमीन बेच रही है, ईमान बेच रही है। तो इसके अनुसार तो जनता को बढ़िया हो रहा है, ऐसा होना। ऐसा अगर जो जनता के साथ अगर जो हो रहा है तो फिर बढ़िया हो रहा है कि बिल्कुल हो रहा है। पैसा दे के वोट दे रहा है, हाँ। तो फिर जैसे करने वैसे अब कर। आप पैसा से किसी भी चीज को खरीदिएगा तो वो जैसा होगा वो अपना करेगा। जैसे कोई पूंजी लगाए 1 लाख, वो तो चाहेगा पहले 1,01,000 हम वसूली करें, उसके बाद ना आपका सेवा होगा। आप एक ईमानदार आदमी को तो आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, देखिए मेरा लहजा थोड़ा तल्ख हो जाता है। आज कहता है कि फलना पार्टी से कोई टिकट लेके आएगा तो जनता आंख बूंद करके वोट दे देगी। लेकिन बिना पार्टी का अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी बन के आता है, जिसमें जज्बा है, जिसमें इच्छा है कि हम समाज के लिए कुछ बेस्ट करेंगे, कुछ नया करेंगे, लेकिन उसको आप निर्दलीय कह करके और उसको ये सोचते कि नहीं इसको वोट देने से फायदा नहीं है, तो फिर आपका भला कैसे होगा? जनता को पता है कि कोई अगर जब पार्टी से टिकट लेके आती है तो हमको कुछ पैसा रुपया कुछ मिलता है, इसके वजह से शायद देखिए पार्टी से, पार्टी क्या है? पार्टी एक संगठन है और संगठन को अपनी भाषा में गिरोह कहा जाता है। गिरोह, और गिरोह का एक सरगना होता है, यानी उसको सरदार। आप बताइए, हम जब ये कह दें आपको कि पार्टी एक संगठन है तो आपको सुनने में तो सुंदर लगेगा, और अगर हम गिरोह कर दें तो आप कहिएगा ये अभद्र भाषा है। लेकिन ये अभद्र की श्रेणी में नहीं आता। अभद्र भाषा नहीं। तो आप बताइए, पार्टी का मतलब संगठन, और संगठन का मतलब क्या? गिरोह नहीं होता है। और अगर गिरोह का एक सरगना होता है कि नहीं होता है। अगर गिरोह का सरगना ही एकदम शातिर है, लुटेरा और क्या होता है रसूखदार है, तो आम जनता का क्या होगा? शोषण हो, दमन होगा, शोषण होगा। होता आया है, हो रहा है और आगे भी होगा। चलिए, पूर्व विधायक सोनेलाल हेम्ब्रम जी के साथ पीए के रूप में आपका अनुभव कैसा? बहुत ही अच्छा रहा, सीखने को मौका मिला। आज भी आपके पास आए, कुछ सीखने का ही मौका मिला, और उनसे कम से कम ये सीखने को मिला, भले उनका बैकग्राउंड क्या रहा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा हर लोगों के साथ एक अच्छा है। जहां तक मेरा शिक्षा दीक्षा मिला है, हम अपने माँ बाप को धन्यवाद देते हैं। हमारे माँ बाप का एक संस्कार है मेरे में, सामने वाला भले वो अपराधी किस्म का हो, लेकिन उसमें जो 1% अच्छाई है, वो 100 में से अगर 1% अच्छाई है, तो हमारा फ्रेंडली रिलेशन होता है, उसको दोस्ती कहिए, उसी अच्छाई से होता है, उसके बुराई से हमको कोई लेना देना नहीं। उनके साथ काम करते हुए आपने राजनीति और जनता की सेवा के बारे में क्या सीखा? उनके राजनीतिक सफर में जब हम रहे तो यही सीखे कि हम जैसे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, और राजनीतिक वही मतलब राजनीति में आप उनके साथ रह के आपने ये चीज सीखा कि राजनीति में नहीं, हम जैसे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, अच्छा। क्योंकि हमारे में उतना कला है ही नहीं। अब कला किसे कहते हैं? छल कपट, झूठ बोलना, फरेब करना, दूसरे के अहित के बारे में प्राथमिकता देना और अपना हित जो है एकदम साधे रखना,
अपने पारिवारिक क्षेत्र को मजबूत करना और जनता जो है के बारे में नहीं सोचना और हर 5 साल में आके उसका पैर पकड़ लेना, हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना, तो ये हमसे खैर नहीं हो पाएगा। आपसे वो चीज नहीं होगा, कहीं जो भी आपके अंदर जो खूबियां हैं, चाहे आप जो चीज नहीं कर सकते वो कहीं ना कहीं तो आपके लिए रंग तो लाएगा जरूर, ये बात तो है। हाँ, जनता के बीच ना आवे लेकिन कहीं ना कहीं तो वो रंग लाएगी आपका वो। देखिए हम अपने लाइफ में राजनीति को छोड़ करके सामाजिक क्षेत्र को अपनाए। समाज में हमको 2 काम करना है, एक शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है और एक स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करना है। और जो निराश्रित और जो बेसहारा टाइप के लोग हैं, जिसे आज का आधुनिक परिवार, आधुनिक युग के युवा जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे के समय इसको अनुपयोगी टाइप का समझते हैं या समझते हैं कि ये हमारे कोई काम का नहीं रहा, उसको हमारे ग्रामीण भाषा में अड़हेलना बोलता है। तो वैसे लोगों का हम एक आश्रय आशियाना बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनका एक जो अंतिम समय का जो होता है उसके फर्ज को हम अदा करें, जिसको लोग अभी वृद्धाश्रम के रूप में जानते हैं। हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के निराश्रित लोगों का एक आश्रय संस्थान बनावे जहां पर वो एक सम्मानित जीवन जी करके इस संसार से रुखसत हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। हमको कोई धर्म से कुछ ज्यादा लगाव नहीं है, नहीं तो बहुत लगाव है। हम सर्व धर्म समभाव के जो है पैरोकार हैं और इंसानियत और इंसान को हम प्राथमिकता के तौर पर देखते हैं और हम ये जानते हैं कि हम कुछ समय के लिए संसार में आए हैं और हमें याद लोग तभी करेगा जब हम कुछ अच्छा काम करें, और अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो समाज इतना बेवकूफ नहीं है जो हमको याद करेगा। आप इनमें से तो कोई एक काम तो कर रहे हैं, आपके बारे में पता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं। अभी आप फिलहाल तो ये कर ही रहे हैं, बाकी हाँ। जो वृद्धाश्रम है या कुछ स्वास्थ्य के बारे में जो आपने बताया वो तो अभी नहीं आप कर कुछ वैसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, सबल ही नहीं है अभी। तो उसका क्या आपका वो शिक्षा के लिए क्या चीज है आपका? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या काम कर रहे हैं? देखिए अभी हम एक गरीब अभिभावकों के लिए एक सरल शिक्षा नीति है। उसमें अन्य स्कूल में जितना नामांकन में खर्च होता है, इसको एडमिशन बोलते हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल में तो बहुत ही ज्यादा फीस बहुत लग ज्यादा। रहा है। सरकारी स्कूल में भी ज्यादा है। सरकारी स्कूल में आप देखिए, अभी तो बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। तो बोले ना भूचाल आने दे। देखिए कहने का मतलब ये है कि आखिर क्यों प्राइवेट स्कूल में अभिभावक पढ़ाने को मजबूर है? आप उसको बेवकूफ समझते हैं क्या? वो बेवकूफ नहीं, वो मजबूर इंसान है। वो चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े और जहां पढ़े वहां हम जा करके नतमस्तक होके कुछ अपना ही राशि वहां व्यय करें, खर्च करें। प्राथमिकता के तौर पर उनके लिए शिक्षा है, प्राथमिकता के तौर पर मध्याह्न भोजन उनके लिए नहीं, प्राथमिकता के तौर पर उनके लिए मुफ्त पुस्तक नहीं है, प्राथमिकता के तौर पर तो मुफ्त में जो है सो ड्रेस नहीं है। लेकिन प्राथमिकता के तौर पे जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में भी बहुत पीछे है और सरकार नहीं चाहती है शायद, या सरकार फिर जनता के बीच में ये संवाद लेके नहीं आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे जो मतलब कि निचले स्तर, सरकार तो बहुत दूर की बात हो रही है, सरकार तो आपका हमसे मिल भी नहीं सकता है, ना तो आम लोग उनसे मिल सकता है। जो निचले स्तर के जो सरकार जो बना के रखी हुई कि निचले स्तर का जो शिक्षा को सुधार के रखे, वो तो हमारे समाज के जो प्राथमिक स्कूल है, हाई स्कूल, विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं, प्राथमिक स्कूल के जो शिक्षक हैं, मध्य विद्यालय स्कूल के जो शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं उन्हें वही दोषी है। देखिए वो तो एक नौकर भी सरकार में, हाँ नौकर तो है। और उनको एक वेतन मिलता है, तो वो एक व्यवसाय है। आप देखे होंगे कहीं लोग फंक्शन करता है तो कहीं लोग बजट से ज्यादा खर्चा करते हैं
और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसी विवाह को साधारण तौर पे कर लेते हैं। अब क्या है, सरकार के पास क्या है, दिखाने के लिए शिक्षा नीति है, लेकिन आम जनता के लिए वो अव्वल शिक्षा नीति नहीं। सरकारी स्कूल में शिक्षकों का घोर अभाव है, लेकिन सरकारी शिक्षकों का वेतन अच्छा है। प्राइवेट स्कूलों में एक शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया, उससे ज्यादा 15,000 शिक्षा नीति। और सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने बच्चे को वहां पढ़ाना चाहिए जहां पर शिक्षक 10,000 वेतन पाता है, लेकिन वही सरकारी शिक्षक अपने बच्चे को ये 60,000 और 1 लाख के सैलरी वाले स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहिए। वो जवाब दे कि सरकार को इसमें चाहिए था कि हर सरकारी कर्मचारी, हर विधायक, हर सांसद अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ा। एक दिन में नहीं, 1 घंटा में सरकारी स्कूल शुरू हो जाएगा। इस सरकार का ये नीति नहीं है। सरकार का नीति ये है कि इसको लंबा खींचो। सरकार को एक मजदूर चाहिए और वो मजदूर शिक्षित मजदूर चाहिए, तो सरकारी स्कूल में एक शिक्षित मजदूर तैयार हो रहा है। और ये मजदूर जो है कॉर्पोरेट जगत के जितने भी बड़े बड़े काम हैं कर रहे हैं, और वो शिक्षित मजदूर है। एक सवाल है सर, क्या आपके घर में कोई नौकर है? मेरे घर में फिलहाल तो नौकर नहीं। किन्हीं के घर में नौकर है जो कि आपको पता है, या फिर कहीं आप देखे हैं कि नहीं उनके घर में नौकर है? और हमारे समाज में या फिर कहीं शहर में? देखिए, है तो बहुत है ना। हाँ, एक चीज है, आप उनको वेतन देते हैं, तनख्वाह देते हैं, बिल्कुल। सर बोलते हैं उसको? हम तो सर उनको नहीं कोई बोलते। नहीं बोलता, नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता। जो नौकर अपने घर में रखता है, तनख्वाह देता है, वो सर हमको नहीं बोलता। हाँ, तो फिर ये चीज बतलाई कि जो एक सरकारी कार्यालय में जो एक जो भी ऑफिसर्स हैं, हाँ, जो भी कर्मचारी हैं, वो भी हमारे नौकर ही हैं। हम सर क्यों बोल सकते, वो तो हमारे नौकर हैं। देखिए, सर की परिभाषा अगर आप ठीक ढंग से समझे तो सर इसे कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन मिले उसका जवाब ये है। किसे कहते हैं ये चीज नहीं है। हम उनको तनख्वाह देते हैं, हाँ, हमारे पैसा से ही उनका तनख्वाह जाता है, तो हम उनको सर क्यों बोले? भाई, हाँ, ये चीज आप सही बोले कि हाँ भाई है, भाई के कारण वो कुछ भी बोल देता है। हाँ, हाँ। आप उनको घूस भी दीजिए, और अगर घूस लेके आपका काम बनता है तो फिर आप ये कहिए कि सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, या फिर आप पुराना जो एक हम लोग के यहाँ बना हुआ परंपरा कि आजन्म नहीं भूलेंगे, बकायदा एप्लीकेशन में लिखा जाता है इसके लिए आजन्म आभारी है। अभी भी देखिए आवेदन में लिखा था नीचे, आपका विश्वासी आजन्म आभारी रहेंगे। आजन्म यानी जिंदगी भर वो आभारी रहेंगे, घूस दे करके आभारी रहेंगे। तो ये क्या परंपरा है हम लोग का, ये भय की भक्ति है, जो भय की भक्ति हम लोग करते चले आ रहे। कोई ऐसा अनुभव जो आज भी आपको याद हो? आपका अनुभव के बारे में अगर बोलिएगा तो कड़वा अनुभव मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। कोई बात नहीं, आप बोलिए। देखिए, कोरोना काल जब आया, पूरे विश्व में महामारी का जो एक काल आया, समय आया, तो मेरे गांव कठौन में भी आया। आप शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम सच्चाई बताते हैं। आप बोलिए, हम नहीं जानते। तो हम जो बोलेंगे सच्ची बात ही बोलेंगे। कोरोना काल में हमारे समाज में 21 अप्रैल से 29 अप्रैल 2020 की बात है, 17 मौतें हुआ था कोरोना काल से। कोरोना की वजह से 17 देहांत हुआ था। उसमें मेरे गाड़ी पर मेरा ही चचेरा भाई का देहांत हुआ, और कोई कंधा देने वाला नहीं मिला था। और शायद ये दुर्भाग्य कहिए या भगवान हमको इसके लिए चुन के भेजा था। अकेला शमशान गृह थे, शमशान घाट नदी है मेरे किनारे, तो अकेला हम डेड बॉडी जब आए
और उस दिन हमको लगा कि ये संसार जो है स्वार्थी का संसार है, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है। हद तो तब हो गया जब उनका ही सगा अपना औलाद, वो भी कोरोना के भय से कम 50 किलोमीटर का दायरा बनाया और हम अकेला डेड बॉडी को जलाए और आकर के एक गीत लिखे हम। और उस गीत को हम जो लिखे वो पीड़ित भाव होके लिखे। और हमको लगा कि संसार में ईश्वर के सिवा कोई भी अपना नहीं है। आप ईश्वर को मानते हैं? बिल्कुल हम कब से मानते हैं? हम तो बचपन से मानते हैं। और ईश्वर, हाँ, ईश्वर का रूप कई होता है। ईश्वर को रूप में हम प्रकृति को मानते हैं। सही, बिल्कुल। हम ईश्वर का रूप पेड़ में देखते हैं जिसके छाया में मेरा परवरिश हुआ। ईश्वर के रूप में हम जल को देखते हैं जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो ईश्वर का एक रूप अलग होता है। ईश्वर का रूप कोई मूर्ति में देखता है, ईश्वर का रूप कोई शकल में देखता है, और ईश्वर का रूप हम पर्यावरण में देखते हैं। हम पेड़ में देखते हैं, पौधे में देखते हैं, पहाड़ में देखते हैं, इस धरती माँ के ईश्वर को रूप में देखते हैं जिसका हम अन्न खाते हैं। अच्छा चलिए, वो कोरोना काल वाला बात बताइए। तो कोरोना काल में वो जो रहा कि अकेला डेड बॉडी जलाना, और उस समय जिस समय हम वो लाश को लेके जा रहे थे शमशान घाट के लिए, तो लकड़ी वहां बकायदा जाके पहुंचा दिया गया था घाट के किनारे। और हम डेड बॉडी को अकेला उठाए, अकेला। संसार का शायद संसार नहीं कहिए या फिर कहिए कि उन गिने चुने व्यक्ति में अभागा इंसान हम भी थे जो अकेला सबको उठाए अपने हाथों से। और मुश्किल से 30 मीटर की दूरी को तय करने में हमको घंटों लगा, क्योंकि थक जाते थे, चलते चलते रुकना पड़ता था और जा करके किसी तरह डेड बॉडी को लकड़ी चिता पे डाले और जलाए। और 5 घंटा तक अकेला ही डेड बॉडी। जो आम व्यक्ति को या उसके परिवार को, उसके जो भी औलाद थे या जो भी थे उनके अपने, उनको जो भय सता रहा था, क्या वो भय आपको नहीं सता रहा था? देखिए, भय तो आपका भी था घर में। देखिए, सच्चाई अगर कहिए तो छोटी मुंह बड़ी बात हम नहीं बोलना चाहेंगे। हमको भय डेड बॉडी से नहीं लगता है। अच्छा। क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानिए, हमारा एक डायरी है और उसको हम मेंटेन करते हैं 1994 से, जब हम बॉम्बे गए थे। और उस समय से हम जितने भी सब यात्रा में शामिल हुए, तो अभी तक यानी आज के समय तक हम 73 डेड बॉडी को जला चुके हैं और सब यात्रा में शामिल हुए हैं। और हमको डेड बॉडी से कोई भी भय नहीं लगता है, क्योंकि हमको उसमें सच्चाई दिखता है और हमको लगता है कि हमारा आज के समय में मनुष्य को मरने से बहुत भय लगता है, जो कि यही वास्तविक है। देखिए, मृत्यु से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मृत्यु से क्यों घबराना, वो जो कि वो वास्तविक है। देखिए, इसके बारे में तो कहा गया है कि मौत से किसको यारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। अच्छा। तो इसलिए सच्चाई ये है कि मौत का जो फरमान है वो तो सबके जिंदगी में आएगा। तो इसके लिए पहले से ही लोगों को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। और ताकि अंत समय में ज्यादा पश्चाताप नहीं हो। और हम तो धीरे धीरे ये चाह रहे हैं कि हम अब जो है सो क्या बोलते हैं, गीत संगीत में ज्यादा समय को बिताते हैं और निर्गुण भजन ज्यादा गाना चाहते हैं। और अच्छा लगता है कि हमको पहले जागृति आई, हम ज्यादा संसारी के लोग भावन में ज्यादा फंसते नहीं है। आज भी देखिएगा हम साधारण लाइफ जीते हैं, हमको नए कपड़े से उतना शौक नहीं है। या फिर बड़े बड़े सोसाइटी में जा करके उसका जो पार्टी होता है वो अटेंड करने में हमको शौक नहीं है। और हाँ, मृत्यु अगर मेरे क्षेत्र में किसी का होता है तो हम बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यही एक समय है जब बिना बुलाए लोगों को आना चाहिए। और दुख में अगर साथ नहीं है तो सुख में तो कुत्ता बिल्ली भी साथ रहता है, उसका कोई मायने नहीं रहता है। आज की कानून व्यवस्था और जनता के बीच क्या संदेश है? देखिए, कानून व्यवस्था तो
विगत 70 साल पुराना लगभग हो गया है। और उस समय का कार्यकाल अलग था, इस समय कानून व्यवस्था बना था, उस समय क्राइम भी कम होता था। अभी तो नया नया टाइप का क्राइम हो रहा है, नए नए टाइप का क्राइम हो रहा है। तो जिस प्रकार से नया नया अपराध का जन्म हो रहा है, उस प्रकार से जो कानून व्यवस्था है, उस प्रकार से कानून व्यवस्था नहीं है, त्वरित कार्रवाई नहीं होता है, लोगों में कानून के प्रति भय नहीं है। अभी देखिए मनमाना तरीके से लोग जो है सो उन्मादी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को अगर आप प्रभावित करते हैं तो वो भी एक प्रकार के अपराध की श्रेणी में आता है। कानून को अपने ढंग से काम करने की, और कानून को भी चाहिए कि लोगों के बीच एक भरोसा उत्पन्न हो। क्या कारण है कि आम आदमी को आज भी इंसाफ नहीं मिलता? क्या कारण है कि कहा जाता है कि बड़े वकील को करो तब तुमको जमानत मिल जाएगा? आखिर ऐसा कौन सा किताब है जो बड़ा वकील वाला अध्ययन कर लेता है, छोटा वकील के पास वो किताब जाता ही नहीं है? तो अगर शिक्षा वो कानून का किताब का एक ही पैमाना है तो फिर बड़ा वकील और छोटा वकील कैसे हो जाता है? इसका मतलब कि कानून के शीर्ष स्थल पे जो बैठा हुआ इंसान है वो ठीक ढंग से उस कानून प्रक्रिया को सुन नहीं रहा है, या फिर आम जनता आज भी सोच रही है कि हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसमें कुंठा की भावना आता है। तो कानून में निष्पक्ष भाव से शायद काम नहीं कर रही। कानून में नए प्रक्रिया का होना चाहिए। लोगों में एक संदेश है कि नहीं, आप कोई अपराध करोगे तो बहुत जल्द जो है शिकंजे में आओगे और बख्शे नहीं जाओगे, तो अपराध का दर कम होगा। आप इस बात को मानिए कि अगर कोई क्राइम करता है और अगर उसे आप जल्द से जल्द कटहरे में खड़ा करके और जल्द से जल्द उसको सजा सुनाते हैं तो सामने वाले में एक मैसेज जाता है। और अगर आप क्राइम करते हैं और कहीं न कहीं बड़े वकील करके आप आराम से जमानत पा लेते हैं, घर गृहस्थी में विचरण करते हैं, तो लोगों में जो है तो भय तो रहेगा ही। राजनीति में युवाओं की भागीदारी कितनी जरूरी है? सरकार के सिस्टम से जनता के काम है और क्या, और इसकी सुधार की जानी चाहिए? देखिए, सरकार को चाहिए कि जनता के बीच एक संवाद हो। हमारे क्षेत्र में किस चीज का कमी है वो हम ही लोग बताएंगे, यानी कि हम लोग, यानी उस क्षेत्र के जनता ही, हाँ उस क्षेत्र के जनता ही बताएंगे। हमारी समस्या को अगर आप पटना में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, वो हमारे गांव में ही मिलेगा। तो हमारी समस्या को अगर जानना है तो हमारे बीच में एक संवाद कायम हो, और हम जितना बेहतर तरीका से उस समाधान के बारे में आपको बताएंगे उतना बेहतर तरीका से समाधान के बारे में अन्य क्षेत्रों के लोग नहीं बताएंगे। तो जनता और सरकार के बीच में एक संवाद हो, और कैसे हमारा समाज विकसित हो, कैसे हमारे समाज में एक समन्वय हो, समरसता हो, एक दूसरे के प्रति सौहार्द हो, ये भावना वहां की जनता और वहां के रहने वाले बेहतर तरीके से बताएंगे भी और आपको सुझाव भी देंगे। अभी देखिए, आपको बताते हैं, हम कई जगह गए हैं, देखे भी हैं, सरकार का भवन यूं ही पड़ा है, बेकार पड़ा हुआ है। आप ज्यादा दूर मत जाए, आप चले जाइए दमोदरा पंचायत के पड़िया गाँव में, पंचायत सरकार भवन का आप मुआयना कीजिए। विगत 5 साल से वो यूं ही बन के पड़ा हुआ है। उसमें लगभग अभी आप अगर जाके नोटिस कीजिएगा तो लगेगा कि इसमें 20 लाख से 25 लाख रुपया खर्च हुआ होगा। वो पैसा फालतू में गया, और उसमें बकायदा वो जो है सो अगल बगल के जो थोड़ा सा लफुआ टाइप के बच्चे होते हैं वो उसमें गलत सलत लिख दिया। हम गए भी हैं वहां पे, तो सरकार का पैसा वहां मिसयूज हो रहा है। और यही आप जनता को अगर आप वो पैसा दे देते तो उससे 20 लोगों को रोजगार मिल जाता। अभी देखिए, आप रोजगार के बारे में कीजिए, लोगों के पास पूंजी नहीं है, वो कैसे व्यवसाय करेगा? आप जंगल में जाके 50 लाख रुपया डाल,
और 50 लाख रुपया डाल दिए उसमें, वो ठीक ढंग का कुत्ते का भी बसेरा नहीं बना। आप अगर कुत्ते का भी बसेरा बना देते तो हम जानते हैं कुत्ता उसमें लाभ ले रहा है। आप उसमें एक गौशाला टाइप का बना देते तो जानते कि एक गाय उसमें आश्रय ले रही है, उसका एक आश्रय स्थल है। कोई काम का नहीं, पैसा एकदम जो है ना पानी में भी ठीक ढंग से डालना नहीं, वो समझ लीजिए एकदम क्या होता है गंदगी में पैसा को डालना था। सरकार का पैसा तो यूं नष्ट हो रहा है। शिक्षा विषय पे कुछ बोलिए, खासकर सरकारी शिक्षा नीति के बारे सरकार को चाहिए कि सरकारी स्कूल का जो है ना कायाकल्प बदल दे, और मध्याह्न भोजन सबसे पहले बंद करे। में। तो मध्याह्न भोजन तो एक तरफ से बढ़िया ही है। बिल्कुल बढ़िया नहीं है। कैसे बढ़िया नहीं? आप बता देते हैं कैसे बढ़िया नहीं। बताइए। सबसे पहले अगर आपको मध्याह्न भोजन खिलाने का ही शौक है तो 5 किलो अनाज जो आप दे रहे हैं जन वितरण प्रणाली के पास, 2 किलो एक्स्ट्रा कर दीजिए उसमें, या 5 किलो और एक्स्ट्रा कर दीजिए कि जिसका बच्चा वहां पढ़ेगा उसको सूखा अनाज दे दिया जाता है। तो सबसे पहले तो स्कूल में धुआं उठना बंद हो जाएगा। तो स्कूल में जो धुआं होता है वो धुआं बंद हो जाएगा। नहीं तो दूसरी बात, सरकार तो सभी सरकारी स्कूलों में गैस ये गैस की व्यवस्था नहीं। सरकार ये सोचती है अगर भोजन बंद करेंगे तो मेरे स्कूल में बच्चा आना बंद हो जाएगा। तो हम तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये भोजन की वजह से बच्चा आ रहा है। सही बात है। लेकिन शिक्षा नीति को अगर अव्वल करना है तो शिक्षकों को सिर्फ शिक्षा के लिए लगाइए। आप शिक्षकों को अन्यत्र काम मत करवाइए। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे संविदा के आधार पर सब काम कराते हैं, रोड बनवाते हैं आप संवेदक के नाम भरोसे, बड़े बड़े भवन बनवाते हैं संवेदक के भरोसे, आप पटरी को बिछा रहे हैं संवेदक के भरोसे, तो संवेदक के भरोसे अन्यत्र काम भी करवाइए। शिक्षकों से ही जनगणना, शिक्षकों से ही मतगणना, शिक्षकों से ही मतदान। क्यों आपको अन्यत्र नहीं मिलता कि संविदा के आधार पर आप कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को आप लगा देते हैं 17 काम, वो 17 काम को भी 17 काम में अपना दिमाग लगा करके कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करता। तो शिक्षकों का कहाँ गलती है? शिक्षा नीति ही आपका खराब। यही बात को तो किसी को अभी बुरा भी लग जाएगा, तो सच्चाई तो बोलना ही चाहिए। किसको लगता है, लगने से कोई दिक्कत नहीं है। पर्यावरण विषय पे बात करते हैं, कुछ सुझाव दें, क्योंकि आप पर्यावरण देखिए सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जंगल का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, और पहले भी हम आपको बताएं कि ये भय की भक्ति पूरी दुनिया कर रही है। हमारे में और आप में भी और हिंदू समाज में एक भय, पीपल के पेड़ को नहीं काटना, बरगद के पेड़ को नहीं काटना, और अगर कट गया तो उसके लकड़ी को जलाना नहीं। तो देखिए उस पेड़ के प्रति एक भय है। तो ज्यादा से ज्यादा आप पीपल के पेड़ को लगाइए, बरगद के पेड़ को लगाइए, पर्यावरण के अनुकूल भी है। और आप अंधाधुंध तरीके से जंगलों में इसका वृक्षारोपण कीजिए। लेकिन देखिए सरकार का ये नीति यहाँ पर भी गलत है। वो ऐसा ऐसा पेड़ लगाएगा जो सुबह लगाएगा 3 साल के बाद वही ग्रामीण लोग काट के लेके चला जाएगा। तो आप वो पेड़ लगाइए। अभी देखिए हमारे देश का सबसे छोटा इकाई वार्ड है, हर वार्ड में 200 से 250 घर होता है। आप वार्ड से वृक्षारोपण लगाना शुरू कीजिए। आज भी हमारे क्षेत्र में एक पोखर बना है, तालाब बना है, बड़ा सा तालाब बना है, और उसके पगडंडी पे आज भी वृक्षारोपण नहीं हुआ है, बल्कि उसमें चाहिए था कि कम से कम वहां पर तो 10 पीपल का पेड़, 10 बरगद का पेड़ लगे। छाया भी देगा, पेड़ भी सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण के अनुकूल भी रहेगा। लेकिन आप जाइए देखिए, आपको इक्का दुक्का ही पीपल का पेड़ मिलेगा, वो भी सरकार के द्वारा लगाया गया नहीं है, आम जनों के लगाए द्वारा है, या फिर पेड़ पक्षियों के द्वारा जो है अनाप शनाप तरीके से लगा गया है। क्यों नहीं आप इसको शामिल करते हैं? पीपल के पेड़ को लगाना और बरगद के पेड़ को लगाना पर्यावरण के लिए सबसे सुरक्षित साधन है। और आज भी इस पेड़ को लोग पूजता है, और अन्य समुदाय के, अन्य धर्मों के लोग भी इससे डरते हैं। तो आप भय की भक्ति अगर जाए तो इस पेड़ को लगाइए, और काफी लंबे समय तक भी जीवित रहते हैं। बिल्कुल। अभी देखिए हाल फिलहाल में 700 वर्ष पुराना एक पेड़ के बारे में हम एक पेपर में पढ़ रहे थे कि वो पेड़ जो है 700 साल पुराना है।
तो पीपल का पेड़ के पीछे नीचे आज आके बैठिए आप, आपको ठंडा हवा मिलेगा और जो है पर्यावरण के अनुकूल तो ये है। दूसरी बात है कि ये जो है आपके लिए वृक्षारोपण के तौर पर सबसे बेस्ट साधन रहेगा। लेकिन देखिए इस पर हम सुझाव दे रहे, सरकार से अपील करते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि बरगद के पेड़ को और पीपल के पेड़ को लगाने के प्रति जो है आप जागरूक बनिए, अपने शासन प्रशासन को आदेश दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीपल का पेड़ बरगद का पेड़ लगा दे। और ग्रामीण इलाके में आप जो है सो जो ग्रामीण रोड होते हैं उसके बगल में जो है फलदार पेड़ लगाइए। जिसके पास जमीन नहीं है कम से कम वो तो उस से लाभ मिलेगा। सही बात है। ये चीज सुनकर हमको काफी अच्छा लगा कि वैसा पेड़ को लगाया जाए और काटा ही नहीं जाए, क्योंकि उसको लोग जलाने से भी डरते हैं, जो भी हो उनके मन में। तो बढ़िया बात है, कोई वैसा पेड़ पौधा का कर देते हैं, मतलब बो देते हैं जिसकी वजह से लोग आसानी से उसको काट के घर। हाँ बिल्कुल, आज भी ग्रामीण लोग जो है जंगल से लकड़ी काट करके और जलावन के तौर पर उसको पता नहीं है कि ये पर्यावरण के लिए क्या है नहीं है, वो तो सिर्फ जलावन के नजरिए से उसको देखता है, उसको जलावन के नजरिए से देखता है। आप पीपल के पेड़ को लगा देंगे, उसका पत्ता अगर उसके पैर के नीचे आ जाएगा टूट करके बदनाम करेगा। ये भय है, ये भय है। सुना है आप संगीत में भी शौक रखते हैं क्या? हाँ संगीत में शौक है, और आपको शायद ये मालूम होगा 2010 में हमारे डीएम साहब जो है सो 2011 में, हाँ 2011 में हमारे डीएम साहब जो है सो उनके यहाँ को हम प्रशस्ति पत्र पाए। और उस समय एक फिल्म बनाए थे हम इसी कटोरिया विधानसभा को लेके, बौंसी प्रखंड कटोरिया में। उस फिल्म को 200 हॉल मिला था पूरे भारत में। उस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर हम ही थे, और उस समय इस क्षेत्र के कलाकारों को ही मौका दिए और 2-2 प्रशस्ति पत्र मिला। और उत्कृष्ट जनसेवा के लिए तत्कालीन डिप्टी सीएम श्री सुशील मोदी जी हमको पटना में जो है से सम्मानित किए, और काफी सराहना मिला इस क्षेत्र में। तब से हमको ये लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में जितने भी कलाकार टाइप के युवा हैं उसको प्रोत्साहित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और संगीत के प्रति बचपन से मेरा रुचि है, हम लिखते भी हैं और गाते भी हैं। हम संपूर्ण हनुमान चालीसा भी गाए हैं, जो इस क्षेत्र में हम एकलौता है कलाकार जो संपूर्ण हनुमान चालीसा गाया है, अपने ट्रैक में नए ट्रैक में गाया है। और संगीत में जो फुहरता है इसके हम विरोधी। क्या फुहारता क्या? देखिए आज के जितने भी क्षेत्रीय कलाकार हैं वो अश्लील गीतों के प्रति समाज को एक जो नौनिहाल युवा पीढ़ी है उसको गर्त में धकेला जा रहा है। कौन धकेला? ये आज अश्लील कलाकार, अश्लील गायक। आप पिछले पिछले आप सवाल अभी मेरे सवाल का जवाब दिए थे कि कोई भी मतलब कि एमपी एमएलए या कोई भी मंत्री होता है तो आम जन जो होता है, जनता जो होता है वो मूर्ख होती है। समझे बात? मूर्ख होती है कि हम वैसे इंसान को चुन लेते हैं या फिर आम आदमी वैसे आदमी को चुन लेते हैं जो कि उनके समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो अगर जब मान के चलिए कि फुहारता जो कलाकार जो है ये संगीत जो गाते हैं, तो दोषी तो वो लोग हैं जो गाना को सुनते हैं। देखिए दोषी हम उन्हें मानते हैं, लेकिन द्वितीय श्रेणी में माने। प्रथम श्रेणी में देखिए लोगों का अलग अलग नजरिया है, लोगों का अलग अलग भाव भी है। हम कोई जरूरी नहीं हम जिसका समर्थन करते हैं आप भी उसका समर्थन कीजिए, लेकिन ये मेरा सोचने का नजरिया है और सोचने के नजरिए से ये मेरा जवाब है। अच्छा। मेरे अनुसार प्रथम दृष्टिया दोषी वो है जो समाज में वैसे चीज को परोस रहा है। हमारे समाज में आज भी ऐसा चीज है जिसको कहता है चाल और चरित्र। तो चाल कहता है कि ठीक ढंग से चलो, लेकिन चरित्र कहीं ना कहीं कहता है कि ताक झांक करो।
हो सकता है उसमें कोई इंटरटेनमेंट हो। अगर हम ये कड़ाई से पालन करें कि हम ठीक है समाज में संगीत को परोसेंगे, लेकिन उसका एक श्रेणी रखेंगे। एक होता है कि एडल्ट श्रेणी, हाँ वो तो हम युवाओं को, जो नौनिहाल टाइप का युवा है, जिसको एक समय पर ही उस चीज का जो है सो ज्ञान होना चाहिए या भान होना चाहिए, उसको अगर हम असमय कर देंगे तो अपरिपक्वता तो वहां से ही आएगा, और वो कुंठित भावना या फिर वो चीज के प्रति उसका लोलुपना कहीं ना कहीं उसको गर्त में धकेलेगा। कहीं ना कहीं सिस्टम भी दोषी है इसके। सिस्टम भी दोषी है। हाँ। अगर सिस्टम का प्रथम हंटर अगर पड़ गया होता तो आज 1 2 3 4 5 करके ये अश्लील गायक पैदा नहीं होते, वही विराम लग जाता। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक जो सिस्टम है, वो सिस्टम ही देखिए उसको दरकिनार करता है और हौसला लोगों का बुलंद होता है। आप देखिए, आपको एक बात बताते हैं, सरकार ने दारू पर प्रतिबंध लगाया है, जिसका हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। तो क्या आपको पूछते शराब बंद है? शराब तो चालू है। चालू है, बल्कि शराब का दर बढ़ गया है, दर बढ़ गया, लोगों के बीच में पहुंचने का तरीका बदल गया है। अभी देखिए मद निषेध थाना बन गया, हम लोग के जमाने में ये सब नहीं था। अब क्या है कि उसमें ऐसा ऐसा गाड़ी पकड़ाया जा रहा है जिसमें शराब ढोया जा रहा है। तो अब शराब बंद होना चाहिए, कानून बनाने से नहीं होगा, जागरूकता लाने से होगा। यदि हम में ये भावना आ जाएगा, यदि हम जागरूक हो जाएंगे कि ये गलत है, तो निश्चित तौर पर कानून बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर कानून बनाया जाता है, सुधारने की कोई जरूरत नहीं। मतलब लोगों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, लोगों की मानसिकता जब सही तक बात, बदलेगी सही नहीं, बात, देखिए लोगों की मानसिकता बदलेगी तभी अपराध कम होगा, सही बात। लोगों की मानसिकता बदलेगी तभी भेदभाव भी कम होगा, लोगों की मानसिकता बदलेगी तो जो गलत है उसको गलत कह देगा। लेकिन लोगों की मानसिकता बदलने का कोई स्कीम सरकार के पास नहीं है, और ये स्कीम संभव है सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा। सामाजिक कार्यकर्ताओं को वो सपोर्ट नहीं मिलता है, वो सुरक्षा नहीं मिलता है, वो व्यवस्था नहीं मिलता है। यही कारण आज सामाजिक कार्यकर्ता भी कुंठित भाव से जहीं का तहीं पड़े हुए। अच्छा, आप मतलब कि ऐसा सुनने में आया है कि आप गाना भी खुद लिखते हैं और ये आप उस गाना के बोल भी आपके होते हैं खुद, तो क्या 2 लाइन आप बता सकते हैं? देखिए, जो जो गीत मार्केट में आ गया उसी गीत के बारे में हम बताएंगे। और हम तो छठ माँ का भी गीत लिखे, दुर्गा माँ का भी गीत लिखे, और हर देवी देवता के बारे में लिखे, और एक सामाजिक गीत भी लिखे। कोई फुहड़ गीत तो नहीं लिखे। हाँ? नहीं, बेटी का विदाई गीत एक बार देखे लिखे कि कैसा आपका वो मतलब कि फीडबैक मिलता है। एक बात है कि जमीर जो है ना, जमीर जो मनुष्य का एक जमीर होता है, अंदर आत्मा, अंदर आत्मा जो होता है, हाँ। वो रोकता है। अच्छा, और वो कहता है कि जब इतना अच्छा अच्छा चीज पड़ा हुआ है तो फिर वो सब चीज टच करने की क्या जरूरत है, तो फिर हम उस पे ध्यान। लोगों को तो पसंद तो वही देखिए चीज है। नहीं, देखिए लोगों, ये कैसे आप कह दीजिएगा कि लोगों को सब वही पसंद है? आज का ये मेरा एक गीत मिलियन में गया, 14 लाख व्यू गया है, और 1 मिलियन 10 लाख होता है, और 14 लाख व्यू जो गया है मात्र 2 महीने के अंदर। मेरा सुमाया संसार SN बिहारी उठा के देख लीजिए, लेकिन अच्छा भाव था, उसमें वीडियो नहीं डाल पाए। तो कहने का मतलब है कि वो तो अच्छा गीत था, धार्मिक गीत था, वो क्यों मिलियन में चला गया? आज हमारे समाज के बहुत सारे कलाकार जो हैं एकदम फुहड़ता को इस प्रकार से पकड़ा हुआ है, पता चलता है बेड़ा पार तो वही कर देगा, प्राथमिकता उसी को देता है। और उसी को देता है, और देना भी चाहिए। उसके नजरिए में वो अच्छा है तो भाई वो वही करना चाहिए उनको। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा वो करे। हम एक देशभक्ति गीत लिखे हैं, अच्छा, और वो हमारे वीर सैनिकों के बारे में है, जो हमारे देश के लिए सरहद पे शहीद हुए हैं, जिनके हम आजन्म ऋणी रहेंगे, उनके लिए हम एक गीत लिखे हैं। लेकिन उसका जो ट्रैक है, उसका ट्रैक थोड़ा मेरे बजट से बाहर है, इसलिए वो नहीं बना रहे हैं। लेकिन वो जो लेखनी है वो मेरे में अभी है,
उसको देर सवेर हम लाएंगे समाज में। और वो है कि मेरे देश के वीर जवान, नमन उन शहीदों। तो इस टाइप से हम उनके प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। और गुनगुनाने के तौर पे एक बेटी का विदाई गीत लिखे थे कि जो है सो बेटी जब विदा होती है तो उस समय जो हमारे परंपरागत जो नियम बनता है, तो उस समय सबका एक हृदय जो है सो एक प्रकार से समझिए कि आंसू भरा माहौल बनता है। तो वो जो विदाई गीत है वो एक कर्म प्रिय टाइप का था। लेकिन मेरा जो शौक था, जिस कलाकार से हम उस विदाई गीत को गवाना चाह रहे थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि शारदा सिन्हा जी से हम एक बार मिले थे, और शारदा सिन्हा जी से बातचीत तो नहीं हुई थी, लेकिन एक दिल में कसक था कि इस गीत को हम उन्हीं से गवाएंगे। जो एक सपना था और सपना ही बन के रह गया। लेकिन उस गीत को हम समाज में लाएंगे, उसके बोल को हम आपके बीच में शेयर नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आपका जो पहले जो आप रिलीज कर चुके हैं गाना को वही आप बतलाइए, उसी के बारे में 2 लाइन सुनाइए दर्शकों को। देखिए, एक गीत हम जो है सो धार्मिक लिखे थे, और क्योंकि ज्यादातर हम धार्मिक गीत ही लिखते हैं, तो उसमें लिखे थे मैया यशोदा मैया तोहरे कन्हैया, और यमुना किनारे मैया गैया चरैया। आज भी वो गीत मंदिरों में बजता है, और हर सुबह आपको वो गीत सुनने को मिलेगा। संपूर्ण हनुमान चालीसा सुनने को मिलेगा आपको, दुर्गा माँ का गीत सुनने को मिलेगा, कृष्ण भगवान का गीत सुनने को मिलेगा, और गणपति बप्पा मोरिया जो है, जो क्योंकि हम मुंबई महाराष्ट्र में रहे हैं, तो उसमें एक मराठी शब्द भी डाले थे कि मुंबई शहरच्या राजा धूम मचा। तो मुंबई शहर का जो है सो गणपति का एक अलग ही रुतबा है। और कहिए कि वो पूरी दुनिया में कहिए उसको कि जितना धूमधाम और सौहार्द तरीके से और शानदार तरीके से गणपति का आयोजन होता है, शायद भारत में तो उतना नहीं, विश्व में भी उतने बृहद पैमाने से धूमधाम से नहीं मनाया जाता। तो वही का एक प्रेरणा था, और वो भी गीत अच्छा रहा, और उसी गीत से हमको थोड़ा पहचान भी बना, फैन फॉलोवर भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि मेरे एक चैनल चौकस इंडिया जो मोनिटाइज हो गया था, एक धूर्त टाइप का एक लड़का मिला, जिसको हम पासवर्ड दिए, और वो चैनल को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। तो कहीं ना कहीं हम भी क्रस हुए हैं। लेकिन जो सृजन करता है उसके लिए क्या है, वो तो कहीं ना कहीं फिर सृजन करेगा। कलाकार जो होता है ये बहुत गिफ्टेड चीज होता है, इसको आप कहीं से भी कम नहीं कर सकते। आपका पहला मंचीय कार्यक्रम कब हुआ था? देखिए, मेरा पहला मंची कार्यक्रम बेलहर में हुआ था, घोड़वैया पंचायत है, और 2017 में जो है तो वहाँ के वर्तमान मुखिया जी रामानंद पंडित जी, जो आज भी मुखिया हैं, उनके क्षेत्र में हमको बुलाया गया था, और वहाँ मेरा मंचीय कार्यक्रम हुआ था। और वहाँ से हमको उस समय के वहाँ वर्तमान वीडियो साहब थे, उन्होंने हमको एक प्रशस्ति पत्र दिया जो बकायदा आज भी मेरे पास है। और उस समाज से हमको बहुत सम्मान मिला। और उसके बाद तो छोटा मोटा कार्यक्रम में हमको बुलाया जाता है, क्योंकि मेरा एक संगठन टाइप का कोई ग्रुप नहीं है, और हम ज्यादातर स्टूडियो में ही गाना चाहते हैं। मेरा एक आगामी फिल्म बनाने का योजना है 2027 में, बॉलीवुड के एक चर्चित कलाकार के साथ में मेरा यहाँ पर एक फिल्मांकन होगा। और इस क्षेत्र में एक उम्मीद लेके हम 2027 में आएंगे। और जो लोग अभी कह रहे हैं कि पप्पू बिहारी फिल्म क्या बनाएगा, तो पप्पू बिहारी फिल्म ही बनाएगा। और बिहार के सबसे बड़े जो नेता है उनके द्वारा ही उद्घाटन। तो इस क्षेत्र के लिए हम तो कुछ सोचे,
और इस क्षेत्र से हम जब लिए हैं तो इस क्षेत्र को कुछ न कुछ देंगे। आपका पसंदीदा गाना क्या है? देखिए, मेरा पसंदीदा गाना है, बहुत पुराना गाना है, बताइए तो। और किशोर कुमार जी जो है सो इस गीत को गाए थे, और वो गीत का बोल था कि मझधार में नैया डोले तो माझी उसे बचाए, और जब माझी नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। ये गीत आज भी मेरे करीब में है, और इस गीत को हम जब भी कुछ तनहा होता है, टेंशन होता है, तो हम 2-3 गीत को बराबर सुनते हैं कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार सब कुछ है जिंदगी के लिए, लेकिन प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। मनुष्य को चाहिए कि किसी के प्रति उतनी अकांत भाव से नहीं समर्पित हो जाए कि जब वो छूटे तो फिर उसको पीड़ा जिंदगी भर सताए। इसलिए थोड़ा सा प्रीति करो, और ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद ईश्वर को। और हमको तो नहीं लगता है कि हम ज्यादा किसी से दोस्ती करें, और जहां तक सद्भावना की बात है, सबसे सद्भावना रखते हैं। हमको ज्यादातर लोगों ने ठगा है, किसी भी मान मेरे सादगी का लोग नाजायज फायदा उठाया है, और उनको हम धन्यवाद देते हैं। जो हमको ठगा उनको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे में एक जागरूकता आया, और हमारे में वो एक एनर्जी आया, और हम उनसे ही कुछ सीखे। गायक और समाज सेवी दोनों भूमिकाओं को कैसे निभाते हैं? देखिए, दोनों का जो क्षेत्र है वो अलग अलग। समाज में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो समाज के लिए आप एक उदाहरण बनिए। जैसे अगर हम सोच रहे हैं कि इस क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल हो जिसमें आम आदमी भी अपने बच्चे को वो शिक्षा दे सके जो बड़े बड़े स्कूलों में होता है। ये कहने से नहीं होगा, ये प्रचार करने से नहीं होगा। आज की तारीख में तो एक केला अगर आप किसी को देते हैं तो 10 को उसका हाथ पकड़ने वाला है, यानी एक मैसेज देता है कि देखो हम केला दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि दाहिना हाथ अगर दे तो बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अब लोग क्या है, दिखावे का जो है ना सामाजिक पना निभा रहे हैं। वो एक कंबल डालेगा और 100 वीडियो डालेगा, एक एक नंबर सबको बांटे। ये तो हम वो सब चीज नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस हमको लोग ये जाने कि नहीं ये बंदा ये काम कर रहा है, लेकिन ये कहीं से भी अपने आप को प्रसारित नहीं कर रहा है, प्रचारित नहीं कर रहा है। तो लोगों और मेरे में थोड़ा अंतर है। बेशक हम समझ लीजिए कि उस टाइप के लोग नहीं है जिस टाइप के समाज में वो लोग पसंद किया जाता है, लेकिन हम खुश हैं। हम जैसे हैं हमको अच्छा लगता है कि हम ठीक। क्या संगीत समाज में बदलाव ला सकता है? संगीत समाज में बदलाव ला सकता है, लेकिन उस टाइप का संगीत होना चाहिए। आज भी कोई कोई ऐसा गीत है जिसको अगर तन्हाई में लोग सुन ले तो वो लोगों के आंख में आंसू आ जाएगा। तो वो भी तो एक लेखक था, और उनके गीतों को आज भी लोग भुला नहीं पाया। शारदा सिन्हा जी, उनके नाम के लिए तो बहुत बड़ा समझिए कि सम्मान है। उनका देहांत जब हुआ, वो छठ माई के गीत के नाम के लिए प्रसिद्ध गायिका थी। ईश्वरीय कृपा देखिए, संसार से जब वो विदा हुई तो उस दिन छठ का पर्व था। एक तरफ संध्या कालीन जो है सो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहा था लोग, और उसी समय गंगा के किनारे उनका डेड बॉडी जल रहा था। तो ये जो कनेक्शन होता है, सहयोग जो होता है, ये यूं ही नहीं होता, उसके लिए बहुत पहले प्रयोग करना होता है। और मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसका भुगतान यही होगा। हम अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल हमको यहाँ मिलेगा, और अगर हम गलत करेंगे
तो उसका भी परिणाम हमको नहीं। अच्छा, वो गलत और सही फिर आप किस पैमाने से या फिर कैसे नापते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं या फिर ये कोई खराब कर रहा है? आप अगर जैसे सही कर रहे हैं, कोई अगर जैसे गलत कर रहा है, उसको भी तो लग रहा है कि हम अच्छा ही कर रहे हैं, तब कैसे नापते हैं इस चीज को, किस देखिए पैमाने? हम ऐसे नापते हैं कि अगर हमको रे पसंद नहीं है कि आप हमको रे बोले, तो जब हमको पसंद नहीं तो वो तो फिर गलत, हम कैसे तय कर लें कि आपको रे बोल रहे तो फिर वो गलत है। हैं? वो गलत है। तो सही जो बात, चीज हमको पसंद नहीं है वो गलत वो सामने वाले को भी पसंद नहीं होगा। हम नहीं चाहेंगे कि हमको आप अपमानजनक शब्द से संबोधित करें। है। तो अपमानजनक शब्द क्या है? अपमानजनक शब्द जैसे कि अगर हमारे में कहीं कुछ सबलता है, यानी हम उसके, आप वैसे शब्द को बदलाइए, क्या अपमानजनक शब्द क्या है? देखिए आप एक शब्द का नाम दीजिए। देखिए अपमानजनक शब्द का ये है कि यदि आप बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और आपके पास गांव का एक अशिक्षित प्रौढ़ व्यक्ति या युवा व्यक्ति या कुंठित व्यक्ति अगर आपके पास कोई सवाल कोई उम्मीद लेके आता है और अगर आप उनके सवाल को गंभीरता से नहीं लेते और अटपटे ढंग से उनको जवाब दे देते, तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि ये आदमी मेरे योग्य नहीं है। और आपको ये चाहिए था कि आपको ठीक है काम नहीं करते, उसको एक सकारात्मक जवाब देते कि देखो भाई आज तो ये काम मतलब होगा उसके नहीं। अनुकूल, हाँ उस अनुकूल, व्यक्ति के अनुकूल सवाल हाँ देना ताकि उसको अच्छा लगे। अच्छा लगे। आप उनके सवाल को ठीक ढंग से सुनते नहीं है कि आपके इधर से जवाब चला जाता है कि जाओ आज नहीं होगा, तो ये गलत है। इस चीज को हम मानते हैं। सही बात है। अगर मौका मिले तो आप किस बड़े गायक के साथ मंच साझा करना चाहेंगे? देखिए अगर मौका मिले तो हम सोनू निगम जी के साथ गाना चाहेंगे और बाकी जितने भी यहाँ कलाकार हैं, या तो हम उनके योग्य नहीं है या तो वो हमारे योग्य नहीं। सही। ये आज के तारीख में नए नए गायक आ रहे हैं, सिर्फ भौजिये को लेकर भाभिये को लेके आ रहे हैं और उनके पास एक ही सब्जेक्ट है, देवर और भाभी, और तीसरा अश्लील। उस प्रकार के राइटर भी, उस प्रकार के एडिटर भी। लोग उन्हीं को ज्यादा पसंद भी देखिए करते हैं। लोगों से, देखिए लोगों को वही चीज पसंद है, तो फिर ये जितने भी कार्यक्रम हैं शादी विवाह में तो ज्यादातर वही बज रहा है अभी। वही बसता है। अच्छा आप जो बोलते हैं कि नहीं हम सब धार्मिक गीत संगीत गाते हैं लिखते हैं, आपका गाना संगीत क्या शादी समारोह में वैसा बसता है? देखिए मेरा अभी उस टाइप का गीत नहीं बना है, और जब बनेगा तो आप सुनिएगा कि मेरा गीत बजेगा, बिल्कुल बजेगा। लोगों को तो फुहड़ गीत ही पसंद है, फिर आप तो फिर गाएंगे ही नहीं फिर। तब तो आप ये कहिए कि किचन में सिर्फ जो है सो मांसाहारी भोजन चलेगा, शाकाहार का कोई जगह ही नहीं तो है। जगह है। जगह है तो मेरा भी जगह है, मेरे भी गीत का जगह बनेगा। हाँ, ये चीज बोलिए कि मतलब कि देखिए बात एक्चुअल में होता क्या चीज है कि आप गीत जो लिखते हैं वो लिखते हैं आप शुद्ध शाकाहारी। हाँ हाँ हाँ, अब लोगों, शाकाहारी मत कीजिए, सामाजिक बोलिए। हाँ जो भी हो, मेरे कहने का मतलब कि आप शाकाहारी हैं भी और शाकाहारी गीत भी लिखते हैं, हाँ और लोगों को पसंद है मांसाहारी, हाँ, तो वो आपका फिर शाकाहारी क्यों पसंद है? देखिए उनसे जहाँ पे मांसाहारी है फुहड़ गीत है जहाँ पे सुनने में सबको मजा आ रहा है, तो फिर आपका गाना तो सुने ही नहीं। देखिए हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार से, आपके व्यवहार से समझौता नहीं करें। जी बिल्कुल नहीं देखिए करना चाहिए। हमारे समुदाय में, हमारे कैटेगरी में बहुत सारे दोस्त हैं जो मुस्लिम से भी हैं। हम उनके साथ खाना पीना भी खाते हैं, उनके साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुकात है, लेकिन वो क्या खाते हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन उनको भी पता है कि ये क्या खाता है, वही चीज इनके सामने लाया जाए, तो कहीं कोई भेदभाव नहीं है। आपको अगर काला टी शर्ट पसंद है तो आपको मुबारक, और हमको अगर हरा टी शर्ट पसंद है तो आपको भी बोलना चाहिए आपको मुबारक। हमको निजी जिंदगी से, निजी खान पान से, व्यक्तिगत इंटरटेनमेंट से किसी भी प्रकार का कोई एलर्जी नहीं। बस हाँ यही- हमको जो चीज परोसना है भाई हमको यही आता है, अगर आपको लेना है तो लो, नहीं, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। बस
हमको जो चीज पसंद है हम समाज को वही चीज करते हैं। जैसे हमको चीज पसंद है एक अच्छा शिक्षा नीति मतलब बननी कि चाहिए। एक बफे या जो बोलते हैं खुद खाना परोस लेता है, आपका भी भोजन रखा हुआ है। आप जो चाहें आप मतलब कि आम आदमी जो चीज चाहे वो ले ले, बाकी नहीं लेना है तो वो आगे बढ़े। हाँ आगे बस ऐसे ही हाँ चीज हाँ बस आपको जो भी चीज पसंद है आपको मुबारक। परोसा हुआ है, आप ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आपने वार्ड संख्या 10 का चुनाव क्यों लड़ा? देखिए वार्ड संख्या 10 का चुनाव हम लड़े ही नहीं बल्कि वो चुनाव को हारे भी। आपको ये भी बोलना चाहिए। देखिए वार्ड संख्या 10 का चुनाव लड़ने का मेन कारण था कि वो मेरा गृह क्षेत्र है। हम नगर पंचायत पिटोरिया के वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं। तो प्रथम शुरुआत लोगों को गृह क्षेत्र से ही करना चाहिए। सही बात है। अगर घर के 10 लोग आपके साथ नहीं हैं तो समाज के 20 लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि समाज में मैसेज आएगा इसका घर वाला तो साथ है ही है। तो हम मेरा मेन हारने का रीजन ये था कि हम वोट को खरीद नहीं पाए, और आज भी हम वोट को खरीदने के पक्ष में नहीं हूँ। कितने में बिक रहा था वोट? देखिए वोट तो अगर हम 50,000 खर्चा करते तो वार्ड का चुनाव जीत जाते, लेकिन हम वार्ड का चुनाव में मुश्किल से 5,000 रुपया खर्चा किए। वो भी खर्चा किए जो हमारे घर पर आए लोग चाय पानी नाश्ता यही सब में किए। बाकी कैश जो परंपरा होता है ना लेन देन की, तुम्हारे घर में कितना वोट है भाई, 5 वोट है तो चलो 2,000 रुपया दिया गया या 5,000 दिया गया, ऐसा करके हम वोट नहीं दिए। लेकिन फिर भी मतलब आप दे सकते थे? हाँ दे सकते थे। हाँ दे सकते दे थे, सकते। लेकिन आप वैसा नहीं। नहीं बिल्कुल। आप आम आदमी के बारे में सोच रहे थे कि हाँ। देखते हैं कि ये किस टाइप का है। किस टाइप का है। हाँ तो फिर हम भी उसी तरह फिर मेहनत हाँ, करेंगे हाँ। उनके लिए, है ना? हाँ आप दे सकते थे, लेकिन आपने जानबूझकर नहीं दिया। नहीं आपको जो देता है आप उसको। लोग ने सलाह भी दिया कि आप खर्च कीजिए, लेकिन हम उनको यही बोले कि अगर हम खर्च करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम खर्च नहीं करेंगे। और अगर हम खर्च करेंगे तो फिर आप कहिएगा ये काम करा देने के लिए, और हम वो जब काम नहीं करा पाएंगे तो फिर गाली सुनना पड़ेगा हमको। और अगर खर्च नहीं करेंगे, अगर जीत जाएंगे तो फिर क्या बोलते हैं उसको, अपना जेट सुरक्षा लगा देंगे जनता के लिए कि भाई ये काम अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं होगा, हद की सीमा को पार करेंगे। लेकिन वोट पैसे से हम नहीं खरीदना चाहे और खरीदे भी नहीं। इसका ये कारण हुआ कि हम चुनाव हारे, और हमको कोई गम नहीं है, बल्कि आज हम बहुत अपने आप को धन्यवाद दें कि हम चुनाव हारे। आप इस चीज से खुश हैं? बिल्कुल। उस समय तो हमको लगा कि हमको जीतना चाहिए था, लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं हम नहीं जीते तो अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं अगर ईश्वर हमको हराया तो हम उनको धन्यवाद दें। हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। आज वो पब्लिक हमारे बीच में कोई समस्या लेके आता है तो हम कहते भाई हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हमको बोलने का पावर तो तुम दिया नहीं। हम जैसे वहां जाएंगे बोलेगा आप कौन, तो हम तो बोलेंगे संजीव कुमार। तो संजीव कुमार कौन भाई, तो आम आदमी, तो निकलो यहाँ से। आम आदमी क्या है, कोई भी उसका वैल्यू नहीं है। उसके आम आदमी के साथ एक गिरोह रहना चाहिए, जिसको संगठन जिसको पार्टी का, वो मेरे पास नहीं है। हाँ अगर जनप्रतिनिधि का पावर मिलता तो हम कहते ये जनप्रतिनिधि, हम वार्ड नंबर 10 का पार्षद है, लेकिन हमारे पास वो पहचान नहीं है। तो फिर हम क्यों जाए मुंह खाने, हम वो काम क्यों करें। भाई तुम्हारी समस्या है, तुम उसका समाधान ढूंढो, और या फिर तुम्हारा जो जनप्रतिनिधि है उनके पास जाओ। अच्छा, इस चुनाव लड़ने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। और इस चुनाव से हमको ये लगा कि हम वार्ड के लिए लायक नहीं बने, हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। और आपको बता दें हम कि हम छोटी इकाई वार्ड, छोटी इकाई से चुनाव में सीखे हैं, और एक बार चुनाव अपने जीवन में हम विधानसभा का लड़ेंगे और फिर देखेंगे कि हम क्या कर पाते हैं। अगर हार गए तो कोई बात नहीं, समाज को फिर धन्यवाद देंगे। और अगर जीत गए तो वो अप्रत्याशित कार्य करेंगे। बहुत बड़ा कार्य करने वाले नहीं है, छोटा सा कार्य करेंगे। छोटा सा कार्य ये करेंगे कि सबसे पहले एक मजबूत आवाज जाएगा विधानसभा में। जो वहां के बड़े बड़े जो मिनिस्टर लोग बैठे हैं उनसे सवाल जवाब होगा कि हमारे क्षेत्र में ये नहीं है तो क्यों नहीं है,
आज अगर फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिले तो क्या अलग करेंगे आप? देखिए, चुनाव लड़ने का अगर मौका मिला तो हम वार्ड का चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। मन बना लिए कि हाँ, लड़ना मन है? बना लिए। आदमी तो फिर देखते हैं कि अगर कोई चुनाव हार जाता है तो फिर उसी चुनाव के लिए वो बार बार वो ना 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 ना, वो हम वार्ड का चुनाव लड़ करके यहाँ के जनमानस को देख लिए। यहाँ के जनमानस जो है सो अ, मतदान को बेचने के पक्ष में रहता है। मेरे पास मतदान खरीदने का पैसा नहीं है। वार्ड संख्या 10 की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वार्ड नंबर 10 की समस्या तो यहाँ की वहाँ की जनता ही बता सकती है। जनता तो आप भी हैं। हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, हम अपनी समस्या को खुद समाधान ढूंढ लेते हैं। हमको वार्ड से मतलब ही नहीं है। हमको जरूरत पड़ेगा तो हम ढूंढ विधान लेते हैं, अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये चीज बस समस्या क्या है वहाँ पे हमको समाधान नहीं करना है। वार्ड नंबर 10 का समस्या तो फिलहाल ये है कि हमारे प्रतिनिधि जो है, वार्ड नंबर 10 के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, उनको चाहिए कि बकायदा जो है घंटों घंटों बिजली चला जाता है। गर्मी का समय है, छोटा छोटा बच्चा जो है गर्मी से बिगड़ा जाता है। वैसे में चाहिए कि बिजली व्यवस्था को करे, ठीक करे, टाइट होकर के। आपको लगता है कि कोई एक वार्ड के जो लोग हैं, प्रतिनिधि जो हैं, वार्ड जो मेंबर हैं जो हैं, वो इस समस्या का हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। हाँ बिल्कुल। उनके पास बकायदा 400 जनता का पावर होता है। जैसे एक वार्ड में अगर 500 वोटर है और अगर 350 वोट पड़ा है तो 350 जनता का पावर है। और यहाँ तो प्रशासन 100 आदमी का पावर नहीं संभाल सकता है। और अगर 300 हमको हमको तो नहीं लगता है कि जो हमारे वार्ड जो मेंबर जो है, हमारे प्रतिनिधि, वो ऐसा काम कर पाएंगे। अगर जो आपको एक दिन का, अगर जहाँ एक फिल्म था, उस फिल्म में अगर जो एक दिन का अगर जो आपको बना दिया जाए तो क्या आप ये समस्या को हल कर सकते हैं? हाँ, हमको एक दिन का अगर पावर मिले तो एक बात तो सत्य है कि हम 2-3 काम तो कर देंगे। पहला काम तो ये करेंगे कि ब्लॉक को सुधारेंगे, और उसके लिए जरूरत पड़ेगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। से नहीं, वो तो बात है। अपने आप को समर्पित कर देंगे कि मेरा ये काम हो, और नहीं तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। देखिए, जो चीज अगर जहाँ मारपीट, गाली गलौज या फिर नफरत से कोई भी काम अगर जहाँ हो सकता है, तो जरूर है कि वो काम फिर प्यार मोहब्बत मेल से भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और हम जो है अहिंसा के पक्षधर है। अहिंसक पना हमको कहीं भी पसंद नहीं है। हम आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन बकायदा असम्मानित भाषा से नहीं। और अगर प्रशासन के साथ में अगर आप सहयोगात्मक तरीके से बात करेंगे तो बड़े बड़े पदाधिकारी भी आपसे सिस्टम में बात करेंगे। और अगर आपके हाथ में पत्थर रहेगा तो बेचारा वो क्या करेगा। इसलिए अपनी समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से रखना भी, और अहिंसक तरीके से भी धरना प्रदर्शन करना सार्थक हो सकता है। अब लोगों का अलग अलग नजरिया है। क्या भविष्य में फिर से चुनाव लड़ने की योजना है? हम तो पहले भी बताया कि एक बार चुनाव लड़ने का योजना है, और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। वार्ड संख्या 10 के विकास के लिए क्या सोचा? वार्ड संख्या 10 का विकास अब 2027 से हो, जब पुनः मतदान होगा। अच्छा, अभी अभी कोई विचार अब तो नहीं? 4 साल हो गया। 4 साल में कहाँ कुछ देखने को तो मिला? फिर 1 साल के लिए क्या बोला जाए। तो एक सही बात है, कुछ नहीं बोल सकते 1 साल के लिए, लेकिन और विकास हुआ, जहां तक हुआ आपको लगता है विकास तो हुआ। अगर आप इंदिरा आवास में कुछ दे करके अगर इंदिरा आवास लोगों को मिल रहा है, नहीं, हम उसको विकास नहीं हुआ तो क्या नहीं, होगा। हम तो नहीं दिए हैं। नहीं, कोई आगे देखिए। हाँ, कोई दिया हो, मजबूरी है। दिया या नहीं दिया उससे मतलब नहीं। अगर आप हमको सवाल करते हैं तो हम तो नहीं दिए हुए हैं। देखिए, बाकी हम नहीं दिए तो फिर ये सत्य है कि हम नहीं दिए हैं, तो हमसे नहीं दिया गया फिर। नहीं देखिए, विकास अगर किसी का हुआ है तो हम तो ये नहीं कर सकते विकास में। हाँ, वार्ड संख्या 10 के जो वार्ड पार्षद हैं वो शिक्षित हैं और पढ़े लिखे इंसान हैं, तेज तर्रार हैं।
और जनता ने उनको चुना है। हम तो भाई प्रतिद्वंदी थे, हम तो उनका बुराई भी कर सकते हैं, लेकिन हम बकायदा हमको उनका बुराई नहीं करना। हमसे कुछ उनमें बेहतर दिखा तभी तो जनता ने उनको चुना। हमारे में कुछ नहीं दिखा, इसलिए हमको घर बिठा दिया गया। तो आप पुनः हम उस दरवाजे पर क्यों जाए? बेहतर मतलब कि चुनाव मतलब आप भी लड़े हुए। हाँ, बेहतर में क्या चीज था? बेहतर आपको ये चीज का पहले भी बोले कि नहीं, वोट तभी बिक रहा था, हमारे पास पैसा नहीं था। तो फिर अगर आपके पास पैसा होता तो फिर बेहतर क्या, पैसा ही था क्या? एक बताते हैं, 50,000 रुपया आपको बकायदा बोल रहे हैं। 50,000 बहुत बड़ा राशि नहीं है। नहीं होता। 50,000 रुपया 5 आदमी भी हमको देने को तैयार था। 10,000 रुपया ले लीजिए, आप चुनाव में बकायदा जो है खर्चा कीजिए। हमने सामने वाले को ये कहा कि हम वोट नहीं खरीदेंगे, हम देखना चाहते हैं कि हमारे बात को लोग पसंद करता ही नहीं करता, हमारे व्यक्तित्व को पसंद करता ही नहीं करता है। हाँ, तो उसका पसंद करने वाले का जो संख्या था वो तीसरे पायदान पे पहुंच गया। तो हमको लगा कि नहीं, इसमें कुछ पैसा अगर खर्चा किया जाता तो ये चुनाव हम निकाल सकते थे। फिर हमको लगा कि वही आदमी जो पैसा से हमको वोट देता वो हमको ऐसा भी काम करने को मजबूर करता जो हमारा जमीरे नहीं करता। इसलिए ठीक हुआ। आपके विरोधी आपको कैसे देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कोई विरोधी नहीं है, हम मानते हैं मेरा कोई विरोधी। समाज में अगर जब होता है तो कोई ना कोई एक विरोधी होता है, देखिए, चाहे विरोधी, घर में ही हो। देखिए अगर विरोधी कहा जाए तो सच्चाई कहें, हम खुद का विरोधी, हमारा कोई विरोधी नहीं है। हम किसी को क्यों टारगेट करें कि वो मेरा विरोधी है? हमारा नजरिया अलग है, उनका नजरिया अलग है। हमको सामने वाला क्या सोचता है मेरे बारे में। हाँ, एक बात है जरूर कि विरोधी अगर कहा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारी विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं, उनको पसंद नहीं है कि ये बेबाक तरीके से समाज में बोले। तो विरोधी भले उनके नजर में हम हैं, लेकिन हमारी नजर में वो भी जो है धन्यवाद के पात्र हैं जो मेरा विरोध करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, अब बिन साबुन बिन नीर के कंचन होए सुखाए। यानी कि निंदक करने वाले, निंदा करने वाले को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपको सुधरने का बार बार चेतावनी देता है। इसलिए मेरे लिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। कटोरिया के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? लेकिन कटोरिया का भविष्य के लिए अगर बोला जाए तो कटोरिया में एक अच्छा कॉलेज हो, कटोरिया में एक अच्छा अस्पताल तो है ही, लेकिन उसमें जो है चिकित्सा का जो एक संभावना है एक बेहतर तरीके का हो, और हाई स्कूल है, आपका रेलवे यातायात है, सबका स्थिति मजबूत हो। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम उम्मीद करेंगे कि लोगों के बीच में जाएं और लोगों की समस्या को सुनें। फीता काटना, उद्घाटन करना और जो है शादी का निमंत्रण स्वीकार करना, जनता लगभग इस सब चीज को तो देखिए पसंद करती है, ना करती है बात नहीं है, लेकिन जनता इसके लिए आपको नहीं चुनी है कि आप कोई फीता पकड़े आप नीचे आप चलाएं और न्यूज बने कि उद्घाटन किया गया। जनता ये चाहती है कि आपको विजय सिंह जैसा नेता चाहिए, स्वर्गीय विजय दादा जैसा नेता चाहिए, जो कि जनता के बीच में ज्यादा जाके वो जो काम करके चले गए दुनिया से, आज भी वो काम वहीं का वहीं होता अधूरा है। इस प्रकार का जनप्रतिनिधि चाहिए। और वर्तमान में जो भी जनप्रतिनिधि हैं भाई, उनके बारे में हम क्या बोलेंगे, सब सब अच्छे हैं। और हम कौन होते हैं बोलने वाले, जनता खुद तय करे। अमीर लोग तो है बोलने वाले, अमीर लोग तो नहीं बोलने अलग बात है। हाँ, अब राजनीति में वही लोग आवे जो जनता से किए गए वादा को निभावे। और राजनीतिक विषय में जो अगल बगल के जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो कार्यकर्ता लोगों की बात में जनता ना आवे, जनता अपने विवेक का आकलन करे
जनता अपने सोच को प्राथमिकता के तौर पे लाए, ये ना कि किसी के कहने पे हम बोले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता खुद निर्णय ले, जनता खुद मतदान करे, जनता अपना नफा नुकसान खुद तय करे। किसी कार्यकर्ता के बहकावे में आकर के ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं चुन ले जिसके लिए फिर आपको 1750 दिन लगभग यानी 5 साल का समय जो है आराम से बीते या फिर नींद हराम करके बीते। जनप्रतिनिधि मतलब क्या है? सहजता से एकदम हाँ उपलब्ध हो जाने वाला जनप्रतिनिधि। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप? सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि हमारे द्वारा जो चलाया गया 2-4 कार्य था कोरोना काल में, जागरूकता के लिए घर घर जाना, लोगों को समझाना कि ये चीज का एहतियात बरतिए। और वो जो लोगों के बीच में था किसी का ये नहीं है, वो समस्या को सुनने सुनाने वाला कोई नहीं था। तो कोरोना काल में जो हम सेवा किए, वो कोरोना काल का सेवा जो हम किए, अब हमको लगता नहीं वो समय कभी आएगा। हम लोग ही ऐसा पीढ़ी थे जो कोरोना काल के भयावह स्थिति को भी देखे, कोरोना काल के रिश्ते को टूटते हुए भी देखे। आज वही रिश्ता जो है बहुत मजबूती से अनुकूल रहा है, लेकिन हमको याद आता है कि उस समय वो रिश्ता जो जेल के गेट पे और जो शमशान के घाट पे खड़ा मिले, हम उसी रास्ते रिश्ते को जाए प्राथमिकता दें। मतलब जो बुरे वक्त में, बिल्कुल कष्ट के समय हाँ। में, दुख के समय में जो आपके साथ खड़े हैं वही अपना है। कुछ साथी हैं जो उस टाइप के हैं, वो हमारे जो है सो स्मृति शेष में है, हमारे यादों में है। उनको दिल से धन्यवाद। लेकिन रिश्ता तो वही दिखता है, जेल के गेट पे और शमशान के घाट पे। बाकी तो कुत्ते बिल्ली ये सब नाचते हैं। आपके प्रशंसकों के लिए कोई खास संदेश? हमारे प्रशंसकों के लिए या फिर हमारी प्रशंसा ना करने वाले के लिए भी एक खास संदेश है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके। बस मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जिंदगी का जब अंतिम समय आवे तो हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें कि हमने किया क्या और हम पा रहे हैं। इसलिए कर्म को प्राथमिकता दीजिए। ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे आपका समाज भी शर्मसार रहे और आपका परिवार तो खैर शर्मसार हो। एक अंतिम अंत में हमारे जो पॉडकास्ट के दर्शक हैं और श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है? आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि आप लोगों को पहचानिए कि कौन क्या कर सकता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का एक कहावत है कि गुदड़ी में भी लाल है। तो लाल बहुत कीमती चीज होता है, सही बोला। और गुदड़ी जो होता है वो मतलब समझिए न कि बड़ा ही चिथड़ा टाइप का एक वही काम है। घृणित टाइप का वस्त्र होता है। तो आप मयान को मत देखिए, तलवार की धार को देखिए। हमारे जैसे लाखों युवा जो है समाज का भला सोचते हैं और समाज का भला करना भी चाहते हैं। आप उनका साथ दीजिए। समाज में जनता की आवाज के रूप में उनको चुनिए। जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास एक इच्छा शक्ति है, जिनके पास समाज में कुछ बेहतर काम करने का जज्बा है, आप उनको मत चुनिए। जो सीधे हवाई जहाज से लैंड करते हैं और बड़ी सावधानी पूर्वक से फॉर्च्यूनर गाड़ी से आपके दरवाजे पे आते हैं। उनका वस्त्र एकदम धवलधारी होता है, लेकिन बेहद ही कपटी टाइप के लोग होते हैं। उनके प्रभाव में मत आइए। अब समय आ गया है कि आप अगर बेहतर चाहते हैं भविष्य, आप अगर बेहतर शिक्षा नीति चाहते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुधार चाहते हैं, तो आप वैसे लोगों को आगे कीजिए। बेशक हमको आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जैसा बहुत सारे लोग हैं, उनको आप आगे बढ़ाइए। और बस क्या है, ये जिंदगी जो है
सो एक न एक दिन वो आपसे विदा लेगी, तो कुछ ऐसा काम करें जो आप भी याद किए जाएं, हम भी याद किए जाएं, और आने वाली पीढ़ी कहे कि कोई बंदा था और ये ऐसा किया और कहा, अब करना चाहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको आपको अपने स्टूडियो में बुलाए और समय दिए, सम्मान दिए, इसके लिए तहे दिल से आपको भी आपको भी धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में एक मेहमान की तरह आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।